हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं अपना पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सिलेबस की कंपल्शन की वजह से हमें थर्ड चैप्टर पहले करना पड़ा, जबकि हमें करना फर्स्ट चैप्टर चाहिए था। कोई बात नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रिवीजन का टाइम चल रहा है तो हम फर्स्ट चैप्टर ले सकते हैं अपना। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो जब हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। जब तुम साइंस के बारे में पढ़ते हो तो तुम 10th तक 3 ब्रांच पढ़ते थे। छोटे छोटे ब्रांचेस, मतलब छोटे छोटा पार्ट होता था। 4-5 चैप्टर एक ब्रांच के हो गए। रसायन शास्त्र पढ़ते थे, 5 चैप्टर थे 10th में। और जीव विज्ञान पढ़ते थे, भौतिकी पढ़ते थे, है ना। तो उसको अब हम क्या बोल रहे हैं? रसायन विज्ञान को हमने कहा केमिस्ट्री, और जीव विज्ञान को हमने कहा बायोलॉजी, और भौतिकी को हमने कहा फिजिक्स। ठीक है। तो केमिस्ट्री इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड ट्रांसफॉर्मेशन विच द मैटर अंडरगो अंडर डिफरेंट कंडीशंस। देखो ध्यान से समझना कि क्या है केमिस्ट्री। इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, किसी का स्ट्रक्चर स्टडी करना। प्रॉपर्टी स्टडी करनी, किसकी? मैटर की। मैटर क्या है? पदार्थ। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका आकार होता है कोई, या फिर जो जिसको हम महसूस कर सकते हैं, तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फिल्ड बाय एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस। तो हम केमिस्ट्री पे आते हैं दोबारा से। तो केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब तुम्हें लगेगा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे? ए फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट होना, आइस से वाटर बन जाना, या वाटर से गैस बन जाना, या फिर रिएक्शन हो जाना। आपस में दो पदार्थ आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, कोई नई चीज़ बना देते हैं, केमिकल रिएक्शंस हो जाना, इनकी स्टडी भी केमिस्ट्री है। ट्रांसफॉर्मेशन विच द मैटर अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड द लॉज विच गवर्न दीज चेंजेस। अगर हम दो चीज़ों को मिला रहे हैं तो उनसे क्या बन रहा है, और किस लॉ, कौन सा लॉ उसको बताता है कि क्या बनेगा। लाइक अगर हम बात करें कार्बन और ऑक्सीजन की, तो कार्बन और ऑक्सीजन CO2 भी बना सकता है, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है। दोनों ही चीज़ें बना सकता है। तो वो क्या बनाएगा? कौन सी कंडीशन में वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, कौन सी कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो ये सब हम किस में स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है। अब आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। हम अपने चारों तरफ जितनी भी नज़र दौड़ा लें, हर जगह केमिस्ट्री यूज़ हो रही है। हमारे खाने से लेके, कपड़ों से लेके, हर चीज़ में केमिस्ट्री यूज़ हो रही है। लेकिन हम मेन सी बात करते हैं। फर्स्ट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। केमिकल्स होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं, वो भी केमिकल्स हैं एक तरह के। लाइफ सेविंग मेडिसिन्स, आजकल मेडिसिन्स के बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है। तो मेडिसिन्स जो हैं वो सारी क्या हैं? दे ऑल आर गिवन बाय केमिस्ट्री, केमिकल्स हैं वो सब। तो लाइफ सेविंग मेडिसिन जैसे कि सिस्प्लेटिन हो गया, और एक और होता है टैक्सोल। दे आर यूज फॉर क्योरिंग कैंसर, टैक्सोल एंड सिस्प्लेटिन। ऐसे ही एक और है बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, AZT। इट्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर से तुम अच्छे से सब फेमिलियर हो। फर्टिलाइजर्स जितने यूज़ होते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ होती हैं, इंसेक्टिसाइड्स होती हैं। मैं कई बार 12th वाले बच्चों को कॉल करती हूँ, वो कहते हैं जी अभी तो मैं खेत में गया हूँ और दवाई मारनी है आज। तो वो दवाई क्या है? दैट इज़ गिवन बाय केमिस्ट्री। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है। तो डाइज, जितने भी कलर्स, लड़कियाँ अपने दुपट्टे डाई कराती हैं, फूड स्टफ्स, फूड कलर आते हैं, पेंट आते हैं, घरों में पेंट करते ही हो। तो बहुत सारी चीज़ें एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो मैनी थिंग्स आर देयर, जो भी हम अपने चारों तरफ यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम चीज़ें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम मैटर की बात करते हैं, क्योंकि हम अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो क्या दिखता है? पदार्थ दिखता है। पदार्थ मतलब मैटर। यहाँ लिख सकते हो बेटा, आप मेंशन कर लो, क्योंकि अभी जब तुम हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आ रहे हो तो तुम्हें कुछ वर्ड्स न्यू लगेंगे। तो अगर तुम उसके नीचे पदार्थ लिख लोगे तो तुम्हारे माइंड में वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हाँ पदार्थ तो हमने पढ़ा हुआ है, तो ये वही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है।
तो मैटर इन इट्स फिजिकल स्टेट, मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है, ऑक्यूपाई स्पेस मतलब स्थान घेरना, पोजेस मास जिसका अपना भार होता है, एंड प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर एनी वन और मोर देन आवर वन सेंसेस, जिसकी प्रेजेंस हम अपनी एक या एक से ज़्यादा सेंसेस क्या है हमारी, स्किन, आइज़, नोज़, ईयर, टंग, ये सेंसेस हैं, ये सेंस करती हैं। तो किसी भी एक चीज़ से अगर हम उसको सेंस कर सकते हैं इज़ कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल इज़ एयर। क्या एयर हमें दिखाई देती है? नहीं, हम सिर्फ उसको फील कर पाते हैं। वाटर हमें दिखाई भी देता है और हम उसको फील भी कर पाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन की। जनरली जब हम मैटर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 3 टाइप्स का मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पढ़ते हैं, छोटी क्लासेस में भी ये पढ़ा है। तो एक बार एक क्विक सा रिवीजन है, और रिवीजन भी है और टॉपिक भी है तुम्हारे 11th में। 11th के फर्स्ट चैप्टर का जो ये जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है ना, ये इतना वास्ट है क्योंकि इसमें जितना तुमने 9th में पढ़ा है और कुछ हद तक 10th में पढ़ा है वो आ जाएगा सब इसमें। एक तरह से रिवीजन है तुम्हारे पिछले 9th और 10th की। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, possesses mass and presence of which can be felt by any of our 5 senses is called matter. Example air, water. अब हम बात करते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की। ये डायग्राम अच्छे से समझ लो। देखो, अगर हम मैटर को कहें कि वो पार्टिकल से बना हुआ है और हर एक पार्टिकल को हम एक स्फीयर से दिखाएं, स्फीयर मतलब गोले से, हम एक स्फीयर से दिखा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि सॉलिड्स का अरेंजमेंट बहुत ही पास होता है, उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। देखो, दिख रहे हैं, बिल्कुल स्पेस बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं, थोड़ा बहुत स्पेस कहीं कहीं रह जाता है, अदरवाइज स्पेस बहुत कम है। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से दूर होते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो देखो, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ तो यहीं पे एक्सप्लेन हो गई। इसका मतलब solids they have definite volume, they have definite shape. Liquids they have definite volume, no definite shape. डेफिनेट वॉल्यूम क्यों है कि 1 लीटर लिक्विड है तो वो 1 लीटर ही लगेगा, चाहे हम उसको पतीले में डालें, हम उसको किसी ब्रॉड बर्तन में डाल दें या किसी भी चीज़ में डाल दें, 1 लीटर विल रिमेन 1 लीटर, बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। लेकिन इनकी शेप नहीं है, दे विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में हम उसको डालेंगे वो उसी की शेप ले लेते हैं। गैसेस की बात अगर हम करें, ना तो इनका फिक्स वॉल्यूम है और ना ही इनकी डेफिनेट शेप है। जैसे ही हमने कोई कंटेनर ओपन किया, हमने एलपीजी का सिलेंडर हम लेते हैं, अगर हम उसको ओपन कर देते हैं वो सारी गैस बाहर लीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो सिलेंडर के अंदर ही रहेगी, उसको जितना स्पेस मिलेगा उतना ऑक्यूपाई कर लेगी, है ना। जैसे हम परफ्यूम यूज़ करते हैं, हम परफ्यूम की बॉटल कहीं एक रूम में खोल देते हैं, एक कॉर्नर में, पूरे रूम में फैल जाएगी। अगर दरवाज़ा खुला हुआ है तो बाहर भी जाएगी, दरवाज़ा नहीं खुला है तो भी बाहर चली जाती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो मैक्सिमम स्पेस लेने की कोशिश करते हैं। एक और प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे बताती हूँ कि इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को बांध के रखते हैं। इनके बीच में वैन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं ये, और इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, और इनके बीच में तो बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग नहीं होते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वेरी हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यह भी जो मैंने बताई है, आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। मॉडरेट इंटरमीडिएट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल, गैस के अंदर ना के बराबर होते हैं। वेरी स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि बीच में स्पेस बहुत कम होगा। स्लाइटली ग्रेटर, थोड़ा सा ज़्यादा होगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है, देखोगे इनके बीच में कितना कितना स्पेस है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा कम है, यहाँ बिल्कुल ही कम स्पेस है इनके बीच में। स्पेस मतलब खाली स्थान, खाली जगह। नॉट कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल मतलब जब हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम दबा नहीं पाते, क्यों? क्योंकि स्पेस ही नहीं है, कहाँ जाएगा। नॉट कंप्रेसिबल इवन लिक्विड्स, हमने 10th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया था, सिरिंज के अंदर
हमने एक बारी पत्थर भरे थे, छोटे छोटे टुकड़े पत्थर के भरे थे, एक बारी हमने उसके अंदर वाटर फिल किया था, तो हमने देखा हम उसको प्रेस ही नहीं कर पा रहे सिरिंज को, लेकिन जब हमने खाली एयर के साथ किया तो बहुत ज़्यादा हम उसको प्रेस कर पा रहे थे। तो इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल, क्योंकि उसके पास स्कोप है भाई, बाकियों के पास स्कोप नहीं है, इसके पास स्कोप है, बीच में बहुत सारा स्पेस पड़ा है। जब हम इसको प्रेशर देते हैं तो पार्टिकल्स बहुत पास आ जाते हैं, इसीलिए वो कंप्रेसिबल है। एक एग्जांपल अगर हम इसका ले तो घर का एलपीजी का सिलेंडर ले लो। एलपीजी का सिलेंडर जो है उसके अंदर जो गैस है वो हाई प्रेशर से फिल की जाती है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं, और जैसे ही हम नॉब को ऑन करते हैं वो पार्टिकल्स कोशिश क्या करेंगे, दूर जाने की, तो कहाँ, पाइप के थ्रू वो हमारे बर्नर तक आ जाते हैं। रिजिडिटी, हाईली रिजिड है ये, क्योंकि बीच में स्पेस ही नहीं है इनके। नॉट रिजिड, नॉट रिजिड। फ्लूइडिटी मीन्स टेंडेंसी टू फ्लो, सॉलिड्स नहीं फ्लो कर सकते, लिक्विड्स कैन फ्लो, लिक्विड को हम डालते हैं वो फ्लो करता है, एंड गैसेस कैन फ्लो। सॉलिड्स का तो तुम्हें पता ही है बेटा, कहीं पे भी एक टेबल रखी है, हम क्लासरूम में, मैंने लास्ट ईयर भी यही एग्जांपल दिया था, बच्चे बहुत हंस रहे थे कि जब हमने जब मैं पढ़ा रही हूँ, टेबल रखी हुई है, क्या टेबल अपने आप फ्लो होकर दूसरे कॉर्नर में पहुँच जाती है? नहीं पहुँच जाती, मीन्स वो फ्लो नहीं कर सकते, अपने आप वो मूव नहीं कर सकते। लिक्विड को अगर कंटेनर से बाहर डाल दो तो कुछ हद तक वो फ्लो करेगा थोड़ी दूर तक, और गैसेस जो हैं वो तो फ्लो कर ही सकती हैं, वो रुकेंगी ही नहीं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जब हम केमिस्ट्री में क्लासीफाई करते हैं, ये तो हो गई ब्रॉड क्लासिफिकेशन। जनरली हम केमिस्ट्री में जब बात करते हैं तो हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं मैटर को, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस क्या होगा? जनरली हम जो प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं, तुम कहोगे कि मिल्क हमारे घर में प्योर आ रहा है ना? क्या वाकई में मिल्क प्योर है? हमारे घरों में जो मिल्क आता है, चाहे वो बिल्कुल प्योरेस्ट तुम्हें लगता है, लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इट्स नॉट प्योर सब्सटेंस। क्यों नहीं है वो प्योर? क्योंकि वो एक मिक्सचर है, उसमें फैट्स भी हैं, उसमें वाटर भी है, उसमें प्रोटीन्स भी हैं, ठीक है। तो ये जो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर की डेफिनेशन है वो केमिस्ट्री में थोड़ी अलग हो जाती है। प्योर सब्सटेंस का मतलब है द सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स, उसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स मिलेंगे, दूसरे पार्टिकल्स नहीं होंगे। और इसको भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो यहाँ पर तुम्हारा जो एक टाइप के पार्टिकल्स हैं ये क्लियर हो जाएगा। एलिमेंट्स को हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स एंड दे कैन बी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो सैंपल है उसके अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स हाइड्रोजन के ही बने हुए हैं। और अगर मैं कहती हूँ हाइड्रोजन गैस का सैंपल है मेरे पास, तो उसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो H2 गैस से मिलके बने हुए हैं, तो एक ही टाइप के पार्टिकल्स आ गए, है ना। तो एलिमेंट्स जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म है, उसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स आएंगे, दूसरे टाइप के पार्टिकल्स नहीं आएंगे। O2 ऑक्सीजन उसी का एग्जाम्पल है, N2 P4, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? एलिमेंट्स के। और किस में आते हैं ये? प्योर सब्सटेंस में। अब प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड भी आते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट एटम्स इन डेफिनिट रेशियो। कंपाउंड जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा तत्व जो आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद एक डेफिनेट रेशियो में कोई कंपाउंड बनाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? कंपाउंड्स। जैसे H2O, CO2, CO, तो वो अलग अलग हो गए ना। देखो इसमें दो एटम्स आ गए, दो एलिमेंट्स आ गए, हाइड्रोजन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3। ये 10th में तुम फैमिलियर हो तुम लोग इन चीज़ों से, इसलिए मैं इसके एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट एटम्स। अब तुम्हें लगेगा भाई इसमें दो आ गए तो फिर प्योर कैसे है? मैडम ने तो अभी कहा था कि एक ही तरह के सब्सटेंस होंगे, तो भाई इसमें भी एक ही तरह के कंपाउंड के अंदर भी एक ही तरह के होंगे कि जितना भी सैंपल हमारे पास है, अगर हमने वाटर का सैंपल लिया है तो उसमें H2O के ही सारे पार्टिकल्स होंगे।
CO2 नहीं आएगा उसमें, CO नहीं आएगा, है ना। लेकिन हमने इसको कंपाउंड नाम इसलिए दे दिया क्योंकि यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलेंगे। यहाँ पर एक ही तरह के एटम्स मिलेंगे, चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो या सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में हो। ठीक है, अब बात करते हैं मिक्सचर की। अब हमने कहा था 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं मैटर को, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मिक्सचर contains particles of 2 or more pure substances which may be present in any ratio। ये किसी भी रेशियो में हो सकते हैं। जैसे मैंने चीनी और नमक को मिक्स कर दिया, 1 चम्मच चीनी ली, 2 चम्मच नमक डाल दिया, मिक्स हो गया, बट उनकी प्रॉपर्टीज़ तो चेंज नहीं हुई। नमक अपना नमकीन स्वाद देगा और जो शुगर है वो अपनी मिठास देगी। ठीक है, ऐसे ही जब हम लेमनेड बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो नींबू पानी में हम जितने भी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं सबका अपना टेस्ट उसमें रहता है। मीठापन भी रहेगा, नींबू का खट्टापन भी रहेगा, शुगर का मीठापन रहेगा, नमक का नमकीन जो टेस्ट है वो रहेगा। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड में नई चीज़ बन जाती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने जब कंबाइन किया, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ अलग थी, ऑक्सीजन की अलग थी, लेकिन जब उन्होंने कंबाइन करके वाटर बना दिया, H2O बना दिया, उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग हो गई। ठीक है, तो मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में केमिकली कंबाइंड नहीं होते। इसलिए यहाँ पर अगर तुम देखोगे डेफिनेशन बहुत ज़रूरी होती है अच्छे से पढ़नी। फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन मीन्स कोई नई चीज़ बन रही है, केमिकली वो कंबाइन कर रहे हैं, ये मिक्सिंग से बन रहा है सिर्फ। कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेज विच मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड मिक्सचर इनटू 2 पार्ट्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अब होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या हैं एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या हैं। होमो का मतलब होता है बेटा सेम, होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, अगर हमने एक मिक्सचर बनाया जिसके अंदर सारे पार्टिकल्स कंप्लीटली मिक्सड हो गए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, पूरी तरह से इक्वली डिवाइड हो गए। एक सैंपल लिया हमने, उस सैंपल के अंदर मान लो मैंने यहाँ पर पानी डाला, पानी में मैंने शुगर डाल दी, चीनी डाल दी। क्या चीनी घुलने के बाद थोड़ी सी डाली, 1 चम्मच, सैचुरेशन नहीं लाना हमने, तो घुल गई वो पूरी की पूरी। क्या उसके बाद हम चीनी अलग और पानी अलग देख सकते हैं? नहीं देख पाते, मिक्स होता है। हम उसको टेस्ट करके देखें, चाहे हम यहाँ से टेस्ट करें, बॉटम से टेस्ट करें, कहीं से भी टेस्ट करें, स्ट्रॉ से पी रहे हैं, डायरेक्ट पी रहे हैं, वो इक्वली मीठा होगा पानी। तो उस तरह का जो मिक्सचर है दैट इज़ कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि वो कम्प्लीटली मिक्सड है, पूरी तरह से मिक्सड है, एंड यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म मतलब समानांतर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो पूरे के पूरे सैंपल के अंदर समान रूप से फैला हुआ है, तो उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एग्जाम्पल इज़ लेमनेड हो गया, नींबू पानी हो गया। अब आता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या होगा, हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक ग्लास लिया हमने, ग्लास के अंदर हमने पानी डाला और उसमें छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े डाल दिए। पत्थर के टुकड़े अलग से नीचे दिखाई देंगे, तो क्या ये कम्प्लीटली मिक्स है? नहीं है। पानी अलग दिखाई दे रहा है, पत्थर अलग दिखाई दे रहे हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं है। ऊपर से पानी है, नीचे से पत्थर है, या थोड़ा बहुत वाटर है बीच में स्पेसेस के अंदर। तो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बहुत सारे एग्जाम्पल तुम खुद भी बता दोगे अब, जैसे दाल हो गई, घर में दाल बनाते हैं, उसमें टमेटोज़ भी हैं, हमने 1 स्पून निकाली, ज़रूरी नहीं है उसमें अगर तुमने कट करके डालें कि टमेटो अलग, कई बार टमेटो आ गए, कई बार नहीं आया, कहीं पर दाने आ गए, कहीं पर नहीं आया, तो वो क्या है, हेट्रोजीनियस है कि कम्प्लीटली मिक्सड नहीं है। ठीक है, अब आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। 2 टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं बच्चे? Those properties which can be measured without changing the composition of substances। कोई भी सब्सटेंस है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी कंपोजिशन को हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हम प्रॉपर्टी मेज़र कर सकते हैं। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। जब हम पानी को हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट तक
बॉयल कर रहे हैं, जब उसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्या उसकी कंपोजिशन चेंज हुई? H2O तो H2 ही लिया रहा, पानी का फॉर्मूला H2O होता है। चाहे हम उसको आइस की फॉर्म में देखें, चाहे हम उसको लिक्विड की फॉर्म में ऑब्जर्व करें, चाहे हम उसका मेल्टिंग पॉइंट नोट कर रहे हैं या उसका बॉइलिंग पॉइंट नोट कर रहे हैं, तो उसकी जो कंपोजिशन है, जो H2O है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है, वो चेंज नहीं हुआ, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, फिर आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। ड्यूरिंग मेजरमेंट देयर इज़ चेंज इन कंपोजिशन। जब हम उसको मेज़र कर रहे हैं तो उसकी कंपोजिशन में चेंज हो जाता है। लाइक बर्निंग, हम देख रहे हैं कि बर्निंग से क्या होता है, हम बर्न कर रहे हैं किसी चीज़ को, कागज़ को ही बर्न कर रहे हैं, तो जब हम उसको बर्न कर रहे हैं, उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, इट विल चेंज इनटू ऐश एंड गैसेस। राख में परिवर्तित हो जाएगा वो और कुछ उससे गैसेस बनेंगी, तो हम उसकी आइडेंटिटी को ख़त्म कर रहे हैं एक तरह से ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके अंदर उनकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती ड्यूरिंग मेजरमेंट। तो केमिस्ट्री में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव 2 तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्वालिटेटिव मतलब उसका कलर कैसा है, दिखता कैसा है। क्वांटिटेटिव, हम यहाँ पर क्वांटिटेटिव की बात करेंगे, क्वांटिटी से जो काउंट की जा सकती हैं। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो जब हमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट लेनी होंगी तो हमारे पास कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हैं। 2 तरह की यूनिट्स होती हैं, हमें किसी न किसी यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। अब यूनिट क्या होती है भाई, हम कोई भी चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं, मान लो मुझे चावल ख़रीदने हैं, तो मैं क्या बोलूँगी, मुझे 2 kg चावल चाहिए, 2 किलोग्राम चावल चाहिए, है ना, और जो शॉपकीपर है वो मेज़र करके दे भी देगा। तो वो जो किलोग्राम है दैट इज़ यूनिट। अगर मान लो किलोग्राम ना हो तो तुम कैसे लेके आओगे कि 1 मुट्ठी चाहिए या 1 कटोरी चाहिए, तो सबकी कटोरी का साइज़ भी अलग अलग हो सकता है ना। तो एक प्रॉपर मेज़रमेंट सिस्टम चाहिए जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट कहते हैं। तो उन्होंने हमें 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स दी। उन 7 यूनिट्स से हम बाकी की यूनिट ड्राइव कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ 7 की ही बात करेंगे, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि ये जो 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये हैं क्या। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देखो ये जो सिंबल्स हैं ये इसके हैं कि लेंथ को L से दिखाते हैं, मास को M से, टाइम को T से। लेकिन यूनिट की अभी हमने बात नहीं की। यूनिट मतलब लेंथ को हम किस में नापते हैं, मीटर में, मेज़र किस में करते हैं, मीटर में, और इसका सिंबल होगा M। मास को किलोग्राम में, kg, टाइम को सेकंड में, सेकंड, S, इलेक्ट्रिक करंट I, फैमिलियर हो, 10th में हो चुका है। एम्पियर A से दिखाएंगे। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, अब ये चीज़ भी तुम 9th में पढ़ चुके हो कि टेम्परेचर जो है लेबोरेटरी में हम केल्विन में यूज़ करते हैं। टेम्परेचर के स्केल्स भी हम पढ़ेंगे आगे। तो K इसका सिंबल होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 9th का है मोल, N से रिप्रेजेंट करते हैं मोल, MOL, कि 1 मोल सब्सटेंस, 2 मोल सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की बात करेंगे तो उसको हम किस में नापेंगे, मोल में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी IV इसे दिखाएंगे, कैंडल आइस की यूनिट है, और CD इसका सिंबल है। ठीक है, तो ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये आज तुम कर लोगे, और जितना टॉपिक हमने कर लिया इसके नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर कर लोगे। इनकी कॉपीज़ मैं तुम्हें भेज दूँगी। ठीक है।